गलती से अगर आपके घर पे भी एक किराएदार ऐसा आ जाए जो कि तांत्रिक क्रियाएँ करता है और उसके बाद आपका वो घर आपका ना रहे, किसी और का हो जाए, तो आप क्या करोगे? उसने लाख मिन्नतें करी लेकिन फिर भी वो उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही उसके सामने लेकिन उसने उसको बख्शा ही नहीं। दोस्तों भूतों पे शायद आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन आज की ये कहानी जो कि आपको सोचने पे एक बार फिर से मजबूर कर देगी कि क्या सच में ये लोग हमारे ही बीच में रहते हैं? ऐसी आइडेंटिटी जो कि हमारे बीच में घूमती रहती है और हमें कई बार पता भी नहीं होता। आज की कहानी है ग्रीश की। ग्रीश जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहा था और साथ ही साथ वो भगवान में भी बहुत विश्वास रखता था। जितनी भी पूजाएँ होती थी, पितृ पूजा होती थी, उनको भी पूजता था। और जिस तरह से भी वो अपने सनातन धर्म में जुड़ सकता था वैसे जुड़ा हुआ था। वो बहुत ही फ़ोकस वाला लड़का था जो कि अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फ़ोकस कर और गिरीश अहमदाबाद में रह कर के अपनी पढ़ाई कर रहा था। गिरीश ने अपना कॉलेज बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, अब उसको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दूसरी जगह जाना था। अब गिरीश को अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना था। उसका कॉलेज के दिन बहुत अच्छे से गुज़रे थे, उसके बहुत अच्छे दोस्त भी थे, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसके साथ वो अपना टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड करा करता था। अब गिरीश का जब ये वक़्त आया जब उसको अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दूसरे शहर के अंदर जाना था। गिरीश के लिए ये थोड़ा-सा ऐसा वक़्त था जब वो थोड़ा-सा इमोशनल भी हो रहा था क्योंकि सारे दोस्तों को और सब चीज़ों को छोड़ कर के उसको जाना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको अपनी लाइफ़ में कुछ बनना है तो आपको अपना घर छोड़ना होता है। गिरीश ये बाखूबी जानता था कि मुझे घर छोड़ना ही पड़ेगा अगर कुछ अच्छा और कुछ बेहतर अपनी लाइफ़ में कर सकता हूँ तो। गिरीश यहाँ से एक दूसरे शहर के अंदर चला जाता है। दोस्तों ये जो कॉलेज है इसका गिरीश का ये थोड़ा-सा आउटसाइड में था और मोस्टली होता है ऐसे ही कि कॉलेजेस जो होते हैं थोड़े आउटसाइड में होते हैं और वहाँ आउटसाइड में कॉलेज होने की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा मकान नहीं थे मतलब आस-पास में। अब गिरीश घर की तलाश में चला जाता है तभी उसे कोई बताता है कि यार वहाँ एक घर है जहाँ तू जाकर के रेंट की बात कर सकता है। वहाँ के ओनर भी जो है वो वहाँ नहीं रहते हैं। उन्होंने बस थोड़ा-सा रेंट पर्पज़ से वो बना दिया था बट वो थोड़ा-सा आउटसाइड में तेरे को बजट में भी आ जाएगा और तेरे को फ़ोकसली पढ़ाई भी करनी है और थोड़ा-सा नेचर वाला फ़ील भी आ जाएगा क्योंकि ये जो जगह थी ये आस-पास के खेतों के बीच में बनी हुई थी। मतलब शहरी थोड़ा-सा इलाका थोड़ा-सा दूर था। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत दूर था, लेकिन फिर भी ये बाकी जैसे मकान जो बने रहते हैं ना लगे-लगे वैसे नहीं था पर यहाँ पर 5-7 कमरे बने हुए थे। अब गिरीश वहाँ पहुँच जाता है। गिरीश जब वहाँ जाता है तो गिरीश को वहाँ जाकर के बहुत सुकून मिलता है। उसे देख कर के लगता है कि यार ये जगह कितनी अच्छी है, मैं अपनी स्टडी यहाँ पर करूँगा, तो वाक़ई में बहुत अच्छा मेरे को फ़ील होगा, रिलैक्स फ़ील होगा। तो गिरीश वहाँ के लैंडलॉर्ड से बात करता है और वहाँ जो लैंडलॉर्ड तो उस समय होते नहीं है, वहाँ एक नंबर होता है, गिरीश उनको फ़ोन लगाता है और जाकर के बोलता है कि मैं रूम देख सकता हूँ, तो लैंडलॉर्ड बोलते हैं कि आज तो पॉसिबल नहीं है, तुम एक काम करो तुम कल आ जाना, मैं तुम्हें रूम दिखा दूँगा। तो गिरीश से वो पूछते भी हैं कि तुम क्या करते हो, जॉब करते हो? तो गिरीश ने बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने बोला कि अभी हम स्टूडेंट्स को नहीं देना चाह रहे हैं रूम क्योंकि वो फिर मतलब पार्टीज़ होती हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, हम फैमिलीज़ को ही वहाँ रूम देना चाह रहे हैं। तो गिरीश उनको समझाता है कि सर मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हैं जो यहाँ आकर के पार्टी या ये सब करेंगे। मैं इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव भी नहीं करता। मैं अपनी फ़ोकस से पढ़ाई करना चाहता हूँ और ये जगह मुझे बहुत सुकून भरी लग रही है। लैंडलॉर्ड भी सोच लेता है कि यार मेरा एक भी कमरा अभी रेंट पे नहीं गया है, सब कुछ तो खाली पड़ा हुआ है। ये लड़का अगर रहना चाहता है तो ठीक है, मेरा तो फ़ायदा ही है। तो क्योंकि अभी तक लैंडलॉर्ड ने ऐसा सोचा था कि मैं रेंट पे नहीं दूँगा क्योंकि उनकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ थी वहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट्स को दी थी और वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है या आस-पास जो भी रेंट पे रह रहा होता है वो परेशान हो जाता है। तो ओनर बोलते हैं, "चलो ठीक है, मैं कल आता हूँ और आकर के आपको दिखाता हूँ।" जब वो गिरीश से दूसरे दिन फ़ोन लगाते हैं गिरीश को कि गिरीश मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, आप ही आ रहे हो? गिरीश और वो दोनों वहाँ मिलते हैं। गिरीश से मिल कर के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छे से बात करता था, सारी चीज़ें थी और पढ़ाई में भी टॉपर था और यहाँ पे जब उन्होंने कहा तो उन्होंने बोला चलो ठीक है आप लगता है कि आपने जैसी बातें करी है उस के मुताबिक ही आप काम करोगे, इस तरह की कोई भी गलत एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं होगी, हम उम्मीद करते हैं। तो गिरीश उन्हें साफ-साफ बता देता है कि सर मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, बट वो इस शहर में नहीं रहती, बट कभी अगर वो आई तो वो शायद मेरे साथ रुके, मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर देता हूँ बट वो भी अपनी स्टडी वहाँ से कर रही है, तो ये वो नहीं है कि वो आती ही रहेगी। तो वो भी बोल देते हैं, "चलो ठीक है बेटा, आप जो भी चीज़ हो थोड़ा-सा सोच समझ कर के वैसे तो आप यहाँ अकेले रहते हो, आपने ये बात मुझसे कही, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी बात रखी। लेकिन यहाँ हो सकता है कि कुछ और लोग भी रेंट पे रहने लग जाएँ, तो जो भी चीज़ हो वो थोड़ा सोच समझ करके करिएगा।" अब गिरीश का नेचर बहुत अच्छा था, वो हर दिन की अच्छे से अपडेट भी दे देता था, चीज़ें भी कर देता था। कुछ लोग रेंट पे देखने आते थे, तो गिरीश उन्हें रूम भी दिखा देता। तो अब धीरे-धीरे लैंडलॉर्ड का जो विश्वास था ना, बिलीफ था, वो गिरीश के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वो गिरीश के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी को लगभग उन्होंने कर दिया था कि, "यार चाबी तुम रख लो सारे रूम्स की, जब भी कोई आए तो तुम दिखा देना और एक रेंट का एक वो बता दिया कि इससे कम में रेंट पे नहीं देने वाले, तो यहाँ तक कोशिश करना, इतना बताना और इतना फाइनल कर देना अगर कोई इंटरेस्टेड हो और आप अपने हिसाब से एडवांस वगैरह कर लेना, बाकी जो भी एग्रीमेंट वगैरह बनाना होगा रेंट का, वो मैं आकर के करवा दूँगा।
गिरीश भी खुश था कि चलो ठीक है, मेरे को भी अपनी स्टडी करनी है। तो गिरीश के वहाँ पे शुरुआती 2 हफ्ते बहुत अच्छे गुज़रते हैं। गिरीश को नेचर बहुत अच्छा लगता है, सुबह-सुबह चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे नेचर के बीच में रह रहा है। उसकी मम्मी से भी जब भी बात करता है गिरीश, उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा कैसा है, क्या है? तो बोलता है मम्मा बहुत अच्छा लगता है, एकदम बहुत अच्छा फ़ील होता है यहाँ पे, फ्रेश फ़ील होता है मॉर्निंग में उठते से। और गिरीश की मम्मा तभी बोलती है कि बेटा मैंने एक चीज़ बोली थी उसका ध्यान है तुझे? तो गिरीश बोलता है हाँ मम्मी याद है, मैं सुबह और शाम दोनों समय भगवान को दिया लगाता हूँ और बिल्कुल भी नहीं भूलता हूँ। तो उसकी मम्मी ने बोला कि हाँ बेटा कभी भी दिया लगाना नहीं भूलना, चाहे कितना भी बिज़ी हो, अगर घर लेट भी आ रहा हो शाम के वक़्त, तो पहले दिया लगाना उसके बाद ही तू दूसरे काम करना। तो वो बोलता है हाँ मम्मा मुझे याद है, मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखूँगा। अब गिरीश के मैंने जैसे कहा कि 2 हफ्ते बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे गुज़रते हैं। अब एक दिन वहाँ एक आदमी आता है, जो रेंट पे मकान ढूँढ रहा होता है। तो हाँ, तो गिरीश उनको मकान दिखाता है, मतलब आदमी नहीं इन द सेंस वो होगा लगभग 35 साल के आस-पास, 30-35 साल के आस-पास, और गिरीश जो था वो अभी 22-23 साल का लड़का था। लेकिन एक मैच्योरिटी थी गिरीश के अंदर, वो भले ही छोटा था लेकिन एक मैच्योर था, हर चीज़ को समझता था। तो वो रूम दिखा देता है उनको और रूम भी पसंद आ जाता है। अब ये जो रूम पसंद आता है उसको, वो गिरीश के जस्ट बगल वाला रूम पसंद आता है, फर्स्ट फ्लोर पे। वो आदमी पूछता भी है कि भैया इसका रेंट कितना होगा? तो गिरीश बोलता है कि इसका 6000 रुपीज़ रेंट बोला है ना? हालाँकि मकान मालिक ने बोला था कि 5000 तक फाइनल कर देना, लेकिन उस आदमी ने जैसे ही 6000 सुना, उसने बोला कि एक काम करें, इसको डन करते हैं, मेरे को बहुत पसंद आया, मैं कल अपनी वाइफ़ के साथ अपना सारा सामान लेकर के यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा, ये रहे 6000 रुपीज़। गिरीश भी एकदम हैरान हो जाता है कि लगे ये इन्होंने एकदम से दे दिया। तो बोलता है कि सर 6000 नहीं, मतलब 1 महीने का एडवांस और 1 महीने का डिपॉज़िट होगा, तो आपको वो देना होगा। तो वो बोलता है कितने? तो गिरीश बोलता है 12000 आप दे दीजिए। एक बार मैं मकान मालिक से ही बात करता हूँ। तो बोलता है एक काम करो, आप मकान मालिक से बात कर लो। गिरीश कॉल करता है, बट जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो फ़ोन नहीं उठाते। तो गिरीश बोलता है कि ये डील अच्छी है क्योंकि अंकल ने तो मुझे 1000 रुपए कम भी बोला था, पर 1000 ज़्यादा मिल रहे हैं यहाँ पे, तो वो मना तो करेंगे नहीं। अभी बोलता है कि आपको रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए अंकल जी आ जाएँगे। तो वो बोलता है कि वैसे तो रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय यहाँ नहीं रुकने वाला, लेकिन अगर वो चाहेंगे तो मैं बनवा लूँगा, नहीं तो उनसे कह देना कि उसकी मतलब वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब ये वाली बात हो जाती है और वो पैसे दे कर के चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब वो चला जाता है वो आदमी, उसके थोड़ी देर बाद गिरीश के पास फ़ोन आता है, गिरीश फ़ोन उठाता है तो लैंडलॉर्ड का ही फ़ोन आता है। तो गिरीश बताता है ऐसी-ऐसी बात है अंकल, और एक बंदा आया था जिसने वो फैमिली के साथ ही आ रहा है, उसकी वाइफ़ के साथ वो आने वाला है, और 6000 रुपए मैंने बोले थे, वो 12000 रुपए मेरे को दे कर के चला गया। तो लैंडलॉर्ड बोलता है कि अच्छा एक काम करो, मैं बस अभी थोड़ा-सा बाहर आ गया हूँ, तो मैं अभी वहाँ तो नहीं आऊँगा, तो उसको बोलना कि अभी तो वो रह ले, मैं 1-2 हफ्ते बाद रेंट एग्रीमेंट बना लूँगा। अंकल उसने बोला कि रेंट एग्रीमेंट ना भी बनाओ तो भी चल जाएगा। अब अंकल ने सोचा कि ठीक है, मतलब अब अंकल ने सोचा कि हाँ, इसमें भी मेरे ही पैसे लगते, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है। बट एक दिमाग में था कि नहीं यार कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो रेंट एग्रीमेंट बनवा लेंगे। तो अंकल बोलते चलो ठीक है, देख लेंगे वो अपन, मैं जब तक आ भी जाऊँगा 1-2 हफ्ते के अंदर, फिर अपन इसको करते हैं। अब गिरीश को वो कल का बोल कर के गया था कि कल मैं 11-12 बजे तक आ जाऊँगा। गिरीश भी उसका इंतज़ार कर रहा था, उसको कॉलेज भी जाना था। तो नहीं आया वो, गिरीश ने 1 बजे तक इंतज़ार करा, उसकी कुछ क्लासेस भी छूट गई, और गिरीश का जो कॉलेज था वो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। तो गिरीश अपने कॉलेज चले आता है। रात हो जाती है, वो आदमी नहीं आता। गिरीश के पास उस आदमी का नंबर होता है, उसे कॉल करता है, उस आदमी का नंबर बंद जा रहा है। गिरीश को समझ में नहीं आता कैसा बेवकूफ़ आदमी है यार, ना फ़ोन लगा रहा है और ना अपना नंबर चालू कर रहा है। ऐसे करते-करते दूसरा दिन हो जाता है। दूसरा दिन भी हो जाता है, दूसरी रात भी हो जाती है, वो फिर नहीं आता। अब रात के लगभग 2-3 बजे के आस-पास गिरीश मतलब वो जो बाउंड्री होती है वहाँ एक गेट लगा होता है उस फार्म हाउस के वहाँ पे। वहाँ से एक हॉर्न बजता है, गिरीश नींद में उठता है और उठ कर के देखता है। तो मतलब बहुत नींद में होता है और थोड़ा-सा चिड़चिड़ा होकर के उठता है, उठ कर के देखता है, तो बाहर से एक टेम्पो खड़ा हुआ है जिसमें सामान लोड है। तो वो हॉर्न बजाता रहता है। गिरीश गेट खोल कर के आता है। अब गिरीश थोड़ा-सा गुस्सा भी होता है कि भैया आप फ़ोन कर सकते हो यार, ऐसे हॉर्न बजा रहे हो, ये कर रहे हो। वो बोलता है कि भैया मेरा है ना फ़ोन ही चोरी हो गया, मेरे पास फ़ोन नहीं है। एक्चुअल में मैं इससे थोड़ा-सा परेशान चल रहा था, मैं आ नहीं पाया। तो गिरीश बोलता है चलो ठीक है। बट वो बोलता है भैया रात को 2-3 बजे शिफ्ट करने का क्या सीन है? वो बोलता है एक्चुअल में हम शाम को ही आने वाले थे, बट एक बहुत ज़रूरी काम से मेरे को जाना पड़ेगा। अब मैंने सोचा कि सुबह तक का इंतज़ार क्या करूँगा, मैं रात को ही कर देता हूँ। तो वो टेम्पो में एक आदमी और बैठा था, और वो बंदा था जो मकान देखने आया था, और उसकी वाइफ़ थी। तो देख कर के लग रहा था कि इनकी शादी अभी शायद नई-नई हुई है। अब वहाँ जब ये लोग आते हैं और आकर के अपना सामान उस घर के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे-तैसे मतलब गिरीश भी मदद करवाता है, इसमें उसकी नींद भी थोड़ी-सी उखड़ जाती है। अब टेम्पो वाला चला जाता है, पैसे भी दे देते हैं और वो बगल वाले रूम में रहने लगते हैं। गिरीश भी आता है, आकर के अपने रूम में सो जाता है, और वो इतना थक जाता है कि सुबह अपनी कॉलेज की क्लासेस मिस कर देता है। कि गिरीश की नींद ही खुलती है 2-3 बजे, दिन में, क्योंकि रात को उन्होंने 2-3 घंटे में सामान शिफ्ट करा था, ये सब चीज़ें करी थी। अब गिरीश उठता है और थोड़ा-सा बाहर निकलता है, मतलब अपने रूम से, तो एक बरामदा टाइप का बना हुआ है, पूरी गैलरी है, मतलब वो लंबी-सी जिसमें आने-जाने का रास्ता है। तो गिरीश जैसे ही वहाँ निकलता है तो उसको बगल वाले रूम की तरफ देखता है तो उनका दरवाज़ा खुला हुआ होता है।
तो गिरीश उस रूम की तरफ मतलब ऐसे टहलते हुए देखते हुए जाता है, तो वो जो लड़की है उसको वो नज़र आती है, तो गिरीश उनको देख कर के बोलता है, "नमस्ते भाभी।" तो वो भी बोलती है, "नमस्ते।" तो गिरीश बोलता है कि "भैया कहाँ गए?" तो बोलती है, "वो ज़रूरी काम था उनको, तो वो सुबह-सुबह ही निकल गए।" तो गिरीश बोलता है, "अच्छा।" तो बोलती है कि "भैया आप" वो बोलती है भैया उसको दिख जाता है कि गिरीश मतलब सो कर के उठा। बोलती है, "भैया चाय पिएँगे आप?" तो गिरीश बोलता है, "नहीं, नहीं मैं बना लूँगा।" तो वो बोलती है, "नहीं, नहीं, नहीं भैया मैं बना ही रही थी अपने लिए भी, तो मैं आपके लिए भी बना देती हूँ।" तो गिरीश को चाय-वाय पिलाती हैं, फिर गिरीश थोड़ी-सी उनसे बात भी करता है कि आप कहाँ से आए हो, कैसे कहाँ रहते थे? तो वो अपने बताती है कि हम वो लोग वहाँ रहते थे और हमें अर्जेंट में एक मकान चाहिए था, वहाँ से हमने खाली करा। ऐसे बात करते हुए आधा 1 घंटा होता है और गिरीश को फिर चाय जैसे ही खत्म होती है, गिरीश बोलता है, "चलिए भाभी मेरे को भी अब वापस से स्टडी के लिए बैठना है, तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ।" गिरीश अपने रूम में आ जाता है। अब दोस्तों, पहला दिन ठीक-ठाक गुज़रता है, कहानी अब शुरू होती है यहाँ पे। गिरीश जब अपने कमरे में होता है, तो उसको बगल वाले कमरे में से घुर्राने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बहुत खतरनाक घुर्रा रहा। तो गिरीश ये सुनकर के बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि रात का वक़्त है, एकदम साइलेंस है और ये घुर्राने की आवाज़ आ रही है। गिरीश ऐसे कान लगा कर के दीवार में से सुनने की कोशिश करता है, तो गिरीश को लगता है कि कोई लेडी है जो बहुत भारी आवाज़ से बोल रही है। वो बात कर रही है लेकिन ये जो लैंग्वेज है, ये गिरीश को समझ में नहीं आ रही। गिरीश ये सुन कर के बहुत हैरान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है? चल क्या रहा है? अब गिरीश जैसे-तैसे उसको सुन-सुना करके वापस सो जाता है ना? गिरीश को फिर भी वो गुर्राने की आवाज़ आती रहती है। तो गिरीश सुबह उठता है और कॉलेज के लिए जब तैयार होता रहता है, तो वो उनसे पूछता है वो भैया से कि भैया कल आपके घर से कुछ गुर्राने की आवाज़ आ रही थी? तो भैया एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। भाई अपने काम से काम रखो, है ना? ये दूसरों के घरों में ताका-झाकी करना बंद करो। गिरीश को उनका नेचर अजीब-सा लगता है मतलब एक दिन पहले बिल्कुल ठीक-ठाक थे बट अब रूडली हो गए। गिरीश बोलता है चलो छोड़ो मुझे क्या करना, गिरीश अपने कॉलेज चला जाता है। शाम को जब वो कॉलेज से आता है तो भाभी होती है, तो भाभी को विश करता है गुड इवनिंग और फिर उनसे भी पूछ लेता है कि भाभी कल ऐसी आवाज़ आ रही थी अजीब-सी। तो भाभी को भी एकदम से गुस्सा आता है और वो भी बोलती हैं सुनिए आप अपने काम से काम रखें, है ना? ये फालतू की ताका-झाकी मत करो किसी के घर में। उसको उनका भी नेचर क्योंकि कल भाभी बहुत अच्छे से बात कर रही थी और आज अचानक क्या हो गया? अब गिरीश अपने रूम में आ जाता है। अब रात को गिरीश को आवाज़ आती है जैसे कि बगल वाले कमरे में वो आदमी उस लेडी की पिटाई कर रहा है, तमाचे मार रहा है, वो बहुत चीख-चीख करके रो रही है। गिरीश को लगता है कि मैं जाऊँ, जा कर के बात करूँ कि ना करूँ? पर गिरीश सोचता है, कि यार मैं बात करने जाऊँगा, फिर से ये दोनों मेरे ऊपर ही चढ़ जाएँगे, छोड़ो मुझे क्या करना है। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ये सब चलता ही रहता है। अब गिरीश एक दिन जब गिरीश अपने कॉलेज जाने के लिए अपना रूम लॉक कर रहा होता है, तब वो भाभी को देखता है तो उसकी आँखों के नीचे यहाँ काले-काले गड्ढे बने हुए हैं, चेहरा थोड़ा-सा सूजा हुआ है, जैसे उसकी पिटाई हुई है। तब वो पूछ लेता है कि भाभी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? मतलब भैया आप पे हाथ उठा रहा है क्या? वो फिर से चिल्ला करके बोलती है, "आप अपने काम से काम रखो। आपको एक दिन चाय क्या पिला दी, आप तो गले पड़ने लग गए।" गिरीश बोलता है, "यार ये पता नहीं क्या सीन चल रहा है यार।" तो ऐसे करते-करते कुछ दिन और गुज़रते, कभी चीखने-चिल्लाने की आवाज़ आती है, कभी गुर्राने की आवाज़ आती है। गिरीश बोलता है, "हो ना हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार इस घर के अंदर।" अब गिरीश ये बात बताता है अपने लैंडलॉर्ड को कि सर आप आइए और आकर के देखिए क्योंकि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये आदमी अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाता है। मैंने उनके चेहरे पे पिटाई के भी निशान देखे हैं और रात को इनके रूम से गुर्राने की आवाज़ आती है और अजीब-सी आवाज़ें आती हैं मतलब कोई दूसरी लैंग्वेज की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई कुछ मंत्र-वंत्र पढ़ रहा है, कुछ ऐसा कुछ कर रहा है। लैंडलॉर्ड आता है और आकर के जब उसके रूम में जाता है, वैसे तो वो जाने नहीं देते, तो उन्हें वहाँ पे एक हवन दिखता है और पता चलता है कि ये काली तांत्रिक क्रियाएँ कर रहे हैं यहाँ पर, इस घर के अंदर। लैंडलॉर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और उन लोगों को बोलता है आप अभी निकलो। वो बोलते हैं हम नहीं जाने वाले। इस बात पे बहुत बहस होती है। लैंडलॉर्ड पुलिस को भी बुला लेता है और पुलिस वहाँ आती है और आकर के उनको निकलने के लिए नोटिस दे देती है कि कल तक ये रूम खाली हो जाना चाहिए। भाई वो लोग रूम खाली करके तो चले जाते हैं, लेकिन अब खेला शुरू होता है दोस्तों। उनके जाने के बाद वो बगल वाला रूम खाली है लेकिन गिरीश को फिर भी वो आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कोई अंदर मंत्र पढ़ रहा, जैसे कुछ चैंटिंग हो रही है। गिरीश रात को बाहर जाकर के देखने की कोशिश करता है, उस रूम पे ताला लगा हुआ होता है। गिरीश को कुछ भी समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा। गिरीश फिर भी कान लगा करके सुनता है ऐसे ही, उसको अंदर से वही सेम आवाज़ आ रही होती है जो वो गिरीश रोज़ सुन रहा था। गिरीश एकदम से बौखला जाता है कि ये हुआ क्या? ये हो क्या रहा है? गिरीश वापस अपने कमरे में आकर के सोता है, सो जाता है। सुबह उठ कर के वो बगल वाले कमरे में जाकर के उसको खोल करके देखता है, कमरा एकदम खाली है, कोई भी नहीं है वहाँ पे। गिरीश को समझ में नहीं आता कि ये हुआ तो हुआ हो क्या रहा है, ये क्या चल रहा है? तभी उसके गिरीश के दोस्त उसके यहाँ सरप्राइज़ली आ जाते हैं। तो गिरीश भी बहुत खुश होता है उनसे मिल कर के कि अरे तुम लोग आ गए, वॉव! ये वो ऐसा और गिरीश का थोड़ा टेंशन कम होता है उस रूम के प्रति। लेकिन जब ये रात को सारे दोस्त उस रूम में होते हैं, गिरीश के रूम में और पार्टी कर रहे होते हैं, तो जैसा मैंने बताया गिरीश ट्रेनिंग नहीं करता लेकिन ये सब लोग ट्रेनिंग और ये सब चीज़ें लेकर के आ जाते हैं। रात के ठीक लगभग साढ़े 11 पौने 12 के आस-पास उस रूम में से फिर से वैसी आवाज़ आती है, जैसे कोई गुर्रा रहा। तभी ये लोग पार्टी करते-करते एकदम से साइलेंट होते हैं।
और सुनते, तो मानो जैसे वहाँ पे 2 लोग गुर्राने की स्थिति में बात कर रहे हैं और कोई एक व्यक्ति मंत्र पढ़ रहा है। ये लोग बोलते हैं, "बगल में कौन रहता है?" गिरीश बोलता है, "कोई नहीं रहता।" ये एकदम से मतलब हक्के-बक्के हो जाते, "कोई नहीं रहता?" गिरीश बोलता है, "कुछ लोग आए थे अभी कुछ टाइम पहले, लेकिन यहाँ अजीब-सी आवाज़ें आने लग गई थी। मुझे कॉरिडोर में भी कभी-कभी किसी के चलने की आवाज़ आती है, पर मैं गेट खोल करके देखता हूँ तो कोई नहीं दिखता।" शायद गिरीश अपने पितरों को बहुत मानता था। गिरीश पूजा-पाठ में बहुत बिलीव करता था, इसलिए उसको कभी कोई नज़र नहीं आया होगा। लेकिन तभी दोस्त बोलते हैं कि चल बगल वाले रूम में देखते हैं। उनमें से इनका एक दोस्त होता है जो बहुत डरपोक टाइप का होता है, बोलता है, "नहीं, नहीं, नहीं भाई मत जाओ, मैं कुछ भी हो सकता है, भूत-प्रेत हो सकता है।" बट ये लोग जा कर के उस रूम का ताला खोलते हैं और जैसे ही खोल करके देखते हैं, गिरीश को नज़र आता है उस आदमी का जैसा सामान जमा था, वैसा ही जमा हुआ है। हवन सामग्री पे एक वो आदमी, उसकी बीवी और एक अजीब-सी आइडेंटिटी खड़ी हुई है। एक ऐसी औरत जिसके बाल खुले हुए हैं, जिसकी आँखें चमक रही है। ये सब देख कर के एकदम से ये लोग भागते हैं उस घर से, बाहर भाग कर के निकल जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता ये क्या हुआ? ये डरते हुए वहाँ जाते हैं और वो जो अजीब-सी काले कलर की साड़ी में जो वो औरत है, वो पीछे पल मतलब वो ऐसे बैठी हुई है और दरवाज़ा पीछे है। जैसे ही दरवाज़ा खोल करके देखते हैं, वो पीछे होती है और इनकी तरफ भागती है। ये वहाँ से भाग करके निकल जाते हैं। मतलब रात को यहाँ-वहाँ बहराते हुए, परेशान होते हुए, भागते, भागते, भागते वहाँ से निकलते हैं। पास में जो एक छोटा-सा शहर है, वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ एक छोटी-सी दुकान खुली होती है चाय की, वो वहाँ जाकर के घबराते हुए बोलते हैं, "अबे! ग्रीश ये क्या है? तू यहाँ कैसे रह रहा था? पागल हो रहा है? मतलब तू कह रहा है खाली है?" ये सब ऐसी बात करते हैं। ग्रीश बोलता है, "भाई वो खाली है।" वो सच में खाली था, वो कमरा उसको भेज दिया था। गिरीश रात को ही अपने मकान मालिक को कॉल करता है, "सर, अभी मैंने कमरा खोल करके देखा, वहाँ ऐसी आइडेंटिटी काम क मतलब वहाँ वो आदमी, उसकी औरत और एक भयानक चुड़ैल जैसी कोई लेडी वहाँ पे बैठी हुई थी।" वो मकान मालिक भी समझ नहीं पाता, बोलता, "बेटा तुम नींद-वींद में तो नहीं हो?" बोलता, "नहीं, नहीं अंकल, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त आए थे आज और मेरे को फिर वो आवाज़ें आ रही थी जो रोज़ आती थी। मैंने आज खोल करके देखा, ऐसा हुआ।" मकान मालिक बोलता है, "ठीक है, तुम अपने दोस्तों के साथ ही रहो।" मकान मालिक को भी समझ में नहीं आता ये क्या हुआ, क्या कैसा क्या चल रहा है। अब सुबह हो जाती है दोस्तों, ये जैसे-तैसे अपने दोस्तों से बोलता है, "चलते तो हैं भाई, चल कर के देखते हैं। तुम्हारी गाड़ी वगैरह भी वहीं पे पार्क है।" जब ये वहाँ जाते हैं, वो दरवाज़ा खुला हुआ है। दूर से इनको दिख रहा है कि वो दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन वो कमरा एकदम खाली है। वहाँ कोई भी नहीं है, बिल्कुल साफ-सुथरा। कल जहाँ सिंदूर पड़ा था, नींबू, मिर्ची और वो आटे का सब कुछ बना हुआ था, वो कुछ भी नहीं है। में कुछ भी समझ में नहीं आता। वो ये लैंडलॉर्ड भी आ जाता है, वो आकर के देखता है कि क्या हुआ था, तो ये बताता है, अंकल ऐसा-ऐसा था। लैंडलॉर्ड को कुछ भी नहीं दिखता, वो बोलता है, "तुम पागल बना रहे हो, तुम रात को तुमने भी दारू-वारू पी ली थी क्या? तुम बोल रहे थे तुम पीते नहीं हो इन सब के साथ।" बोलता है, "नहीं, नहीं, नहीं, नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जब इनका दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पे दारू की बॉटल वगैरह सब कुछ रखी होती है।" अंकल इसी को ब्लेम करने लगते हैं। बोलते हैं, "भाई तुम अगर ये सब करना है तो मेरा घर खाली कर दो।" इसको भी कुछ भी समझ में नहीं आता, इसके दोस्त सारा सामान अपना उठाते हैं, अंकल भी चले जाते हैं। गिरीश से बोलते हैं कि भाई तू भी यहाँ से निकल जा। गिरीश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मैं निकल जाऊँ या क्या हुआ? ये जो भी हुआ, ये हुआ क्या? गिरीश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब गिरीश अपना कमरा भी एकदम खाली करके नहीं जा सकता था। गिरीश एक दिन और रुकने की हिम्मत करता है। दोस्तों, रात होते ही वापस से वही सारी आवाज़ें गिरीश को वापस आने लगती। बगल वाले कमरे में से वही चैंटिंग की आवाज़। सब कुछ वैसे ही हो रहा होता है और इस बार गिरीश का दरवाज़ा कोई खट, 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 खट खटाता है। गिरीश बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। गिरीश को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है? मतलब क्या है ये? बे इतनी रात को कौन होगा? गिरीश जैसे जाकर के दरवाज़ा खोलता है, कल जो औरत इनके पीछे पड़ी थी, वो ही गिरीश के दरवाज़े के बाहर खड़ी हुई है। गिरीश उसे देख कर के एकदम पीछे चला जाता है और इस औरत के हवा में बाल उड़ रहे हैं, आँखें चमक रही है, चेहरा सफ़ेद जैसे मानो उसका पानी छिन गया हो। वहाँ की हवा पूरी बदल गई। वहाँ ऐसी ठंडी हवा जो कि गिरीश को जमाने के लिए तैयार थी। गिरीश उस कमरे के अंदर था। अब गिरीश एक चीज़ नोटिस करता है कि वो उसे बाहर बुला रही है, "बाहर निकल!" पर गिरीश बाहर नहीं जा रहा। उसको तभी दिखता है कि उसके कमरे में जो मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे उसने दीपक लगाया हुआ है, उसकी रोशनी अभी भी इस कमरे के उछाले में डली हुई है और शायद इसी वजह से वो आइडेंटिटी उसके घर के अंदर नहीं आ रही। गिरीश दरवाज़ा भी नहीं लगाता, जाके भगवान के बाहर बैठ जाता है। वो बाहर से चिल्लाती है, "बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल!" गिरीश को कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। गिरीश जैसे-तैसे वहाँ पूरी अपनी रात काटता है। वो बाहर उसका इंतज़ार करती है। गिरीश के मन में यही डर था कि वो अंदर ना आ जाए, लेकिन गिरीश को अपनी पूजा-पाठ पे, भगवान पे पूरा बिलीव था। वो उस कमरे में नहीं आती। सुबह होते-होते जैसे ही उजाला होता है, वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब चिड़ियाओं की जब सुबह की एक आवाज़ आती है, गिरीश कमरे से बाहर निकल कर के देखता है, बगल वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। गिरीश अंदर देखता है, वो बिल्कुल खाली है। गिरीश उसी दिन अपना कमरा बदल देता है, खाली कर देता है, मकान मालिक से बोल देता है, "मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि आपके बगल वाले कमरे में अब कुछ होने लगा है।" दोस्तों, गिरीश वहाँ से निकल गया। गिरीश बताता है कि उसके बाद उसने लैंडलॉर्ड से बात करी। लैंडलॉर्ड ने बताया कि हाँ, कोई काली तांत्रिक क्रिया मेरे घर में आज भी होती है और वो प्रॉपर्टी अब पूरी तरीके से बंजर हो चुकी है।
तो दोस्तों, किसी को भी किराए पे मकान देने से पहले एक बार उसके बारे में ज़रूर जान लें। गिरीश ने बताया कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, गिरीश को उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। गिरीश वहाँ से चला गया और अपनी पढ़ाई करने लगा और इन सब चीज़ों में अब उसने फँसना बंद कर दिया कि वो किसी की प्रॉपर्टी सँभाल ले या कुछ कर ले। गिरीश अपनी पढ़ाई में बिज़ी है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो ज़रूर अपनी कहानी को मुझ तक पहुँचाना। वो हॉरर स्टोरी जो आपकी कहानी आप तक पहुँचाती है। देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।